बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आत्मा कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मामूल के मुताबिक आज फिर एक मुल्जिम कमरा नंबर 302 में रात गुजारने के बाद पागल हो गया। ये कोई नया वाकया ना था, बल्कि इससे पहले भी कई मुल्जिम पागल हो गए। बाज़ औक़ात तो कई खौफ से ही मर गए। इसके बाद कमरा नंबर 302 की बजाय असेब सदा कहलाने लगा। कई सिपाही तो इस कमरे के नजदीक जाने से भी कतराते थे। आज इस जेल में एक नया इंस्पेक्टर आया था, इंस्पेक्टर मोहन दास। ये इंस्पेक्टर काबिल तारीफ और बहादुर शख्स था। ये नहायत ही शरीफ और ईमानदार था। आज इंस्पेक्टर मोहन दास का इस जेल में पहला दिन था। वो फाइल वगैरह चेक कर रहा था कि सिपाही एक मुल्जिम को लेकर कमरे में दाखिल हुए। सर, ये एक नया मुल्जिम आया है और ये एक कत्ल के केस में आया है। इंस्पेक्टर मोहन दास बोला, इसे कमरे में बंद कर दो। सिपाही बोला, सर एक ही कमरा खाली है 302, जो कि असेब ज़दा है। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो सर, ये सच्ची बात है कि इस कमरे में असेब है। इस कमरे में जिस मुल्जिम को भी बंद किया जाता है या तो वो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। सर, हैरत की बात यह है कि जब हम सुबह को मुल्जिम को देखने जाते हैं वो तो मरा होता है और या बेहोशी की हालत में पाया जाता है और वो पागल भी हो गया होता है। और कमरा नंबर 302 से लेकर फांसी के तख्ते तक कदमों के निशान लगे होते हैं और सूरज निकलते ही मिट जाते हैं। और रात के पिछले पहर में मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ की आवाजें पूरी जेल में गूंजती हैं। बकवास बंद करो, इसे कमरे में बंद करो और दफा हो जाओ, इंस्पेक्टर मोहन दास ने गुस्से से कहा। दूसरे दिन जब इंस्पेक्टर मोहन दास अपने कमरे में बैठा हुआ था तो एक सिपाही भागता हुआ आया और कहा, सर जिस मुल्जिम को कमरा नंबर 302 में बंद किया था वो मर चुका है। ये क्या बकवास कर रहे हो? इंस्पेक्टर मोहन दास ने चिल्ला कर कहा, सर मैं बकवास नहीं कर रहा, ये सच्ची बात है, आप मेरे साथ जाकर देख सकते हैं। सिपाही ने कहा, चलो। इंस्पेक्टर ने कहा। जब वो कमरा नंबर 302 में पहुंचे तो उन्होंने देखा मुल्जिम वाकई मर चुका था, लेकिन इसकी आंखें खुली हुई थी। इंस्पेक्टर ने जब इसकी तरफ देखा तो देखते ही रह गया। इस कमरे में अभी तक कितने मुल्जिम मर चुके हैं और कितने पागल हो चुके हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर 5 मर चुके हैं और 10 के करीब पागल होने से पागल खाने पहुंच चुके हैं, सिपाही ने तफसील से बताया। ये कितने अरसे से चल रहा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर तकरीबन 8 माह से, सिपाही ने बताया। इंस्पेक्टर मोहन दास ने सोचते हुए कहा, आज रात इस कमरे में मैं गुजारूंगा और इस कमरे का राज जानूंगा। सर आप इस कमरे में ना ठहरिए, जल्दी से एक सिपाही बोला। तुम खामोश रहो, इंस्पेक्टर मोहन दास ने बात काटते हुए कहा और अपने दफ्तर में वापस चले गए। रात के 9 बज चुके थे। इंस्पेक्टर मोहन दास ने एक रिवाल्वर और टार्च लेकर एक सिपाही के साथ कमरा नंबर 302 की तरफ चल दिया। इंस्पेक्टर मोहन दास ने कमरे में पहुंचकर सिपाही से कहा कि बाहर से ताला लगाकर चाबी मुझे दे दो और तुम चले जाओ। इसके जाने के बाद इंस्पेक्टर मोहन दास बिस्तर पर लेट गया। तकरीबन 11 बजे के करीब दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई थी, साथ ही किसी के चलाने की आवाज भी आ रही थी। ये आवाज मुसलसल करीब से करीब तर होती चली जा रही थी, हत्ता कि ये आवाज मोहन दास के कमरे के पास से आना शुरू हो गई और ये आवाज ऐसी थी कि कानों को चीरती हुई जा रही थी और मुसलसल कोई पुकार रहा था, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। और झट से इंस्पेक्टर मोहन दास खड़ा हो गया और चलने लगा। आवाज मुसलसल ऊंची से ऊंची होती जा रही थी, हत्ता कि इंस्पेक्टर मोहन दास को अपने कानों पर हाथ रखने पड़े। अचानक मोहन दास का ध्यान जब जमीन पर पड़ा, इसके कमरे के सामने से सिर्फ पांव चलते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि एक मुल्जिम और चंद सिपाहियों के थे और इनके धड़ नजर नहीं आ रहे थे। और मोहन दास ये देखते ही तारीखी में गुम हो गया और मुसलसल आवाज आ रही थी,
मैं बेकसूर हूँ, मुझे कोई बचाए। सुबह होते ही जब एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर मोहनदास के कमरे में गया तो ताला खुला हुआ था और करीबी जमीन पर इंस्पेक्टर मोहनदास बेहोश पड़ा था। ये मंजर देखते ही पुलिस वाला घबरा गया और मोहनदास को होश में लाने लगा। जब इंस्पेक्टर मोहनदास को होश आया तो इधर उधर देखकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इस कमरे में कोई राज जरूर है और मैं ये देखकर घबरा गया हूँ कि इस कमरे में किसी की आत्मा भटक रही है और ये कमरा असेब ज़दा है और आज रात मैं फिर इस कमरे में गुजारूंगा। ये अल्फाज कहकर मोहनदास अपने दफ्तर की तरफ चल दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। पहले की तरह आज फिर मोहनदास एक रिवाल्वर और टार्च लेकर कमरा नंबर 302 की तरफ चल पड़ा। इसने फिर कमरे को लॉक करवा लिया और गुजरी हुई रात के वाक़े के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। अब तकरीबन 11 बज चुके थे और फिर से वही आवाजें आना शुरू हो गई थी जो पिछली रात भी आ रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, और ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब से करीब तर होती चली जा रही थी। इंस्पेक्टर मोहनदास ने जब ये आवाज सुनी तो दरवाजे की तरफ चल पड़ा। पिस्तौल और टार्च इसके हाथ में थे और पहले की तरह फिर किसी के पांव चलते हुए दिखाई दिए। ये आवाज एक नहीं बल्कि एक वक्त कई आवाजें आ रही थी जिनमें से कोई ये पुकार रहा था, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचाओ, ये कत्ल मैंने नहीं किया। और ये आवाजें किसी एक ही शख्स की थी और मोहनदास का दिमाग फटा जा रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी पागल हो जाएगा और मोहनदास ने इस वक्त कानों पर हाथ धरे हुए थे। ये आवाजें मुसलसल कानों को चीरती हुई जा रही थी और वो पांव मोहनदास के कमरे से अब काफी दूर चले जा रहे थे और मोहनदास जल्दी से पांव का ताक़ुब करते इनके पीछे जा रहा था। वो पांव फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे। पांव फांसी के तख्ते के पास जाकर गायब हो गए। मोहनदास जब फांसी के तख्ते के पास पहुंचा तो इसे सन्नाटे के अलावा और कुछ ना मिला और मोहनदास को पहले की तरह अब फिर मायूसी के साथ लौटना पड़ा। मोहनदास अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन नींद इससे कोसों दूर थी। वो 2 दिन पहले वाला वाकया सोचने लगा। सोचते सोचते वो नींद की आगोश में चला गया। आज तीसरी रात थी। पहले की तरह 9 बजे तक कमरा नंबर 302 में पहुंच चुका था। वक्त गुजरता जा रहा था। पहले की तरह 11 बजे के करीब फिर वही मंजर शुरू हो गया। वो यकदम उठ खड़ा हुआ और पहले की तरह फिर इन आवाजों के पीछे चल पड़ा, लेकिन इस दफा भी इस राज की तह तक ना पहुंच सका। अगली सुबह इसने कमरे की हिस्ट्री जानने के लिए एक अधेड़ उम्र सिपाही को बुलाया और इससे इस कमरे के बारे में पूछने लगा। वो किस जुर्म में आया था? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर, इस केस की पूरी रिपोर्ट आपको इंस्पेक्टर दीपक राज दे सकते हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। सिपाही ने तफसील बताई। वो किस जगह रहते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा तो सिपाही ने इनका मुकम्मल एड्रेस दे दिया। आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर मोहनदास दीपक राज के घर पहुंच गया। वो घर पर ही मौजूद थे। इंस्पेक्टर मोहनदास ने अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैं कमरा नंबर 302 के बारे में जानना चाहता हूँ। दीपक राज ने तफसीलात बताते हुए कहा, ये वाकया तकरीबन 8-9 माह पहले का है। इस जेल में एक मुल्ज़म आया जिसका नाम राहुल था। वो कत्ल के केस में आया था। इसको फांसी की सजा हुई थी। वो शक्लो सूरत से नहायती शरीफ नजर आता था। इसे कमरा नंबर 302 में बंद किया गया। जब फांसी का दिन आ गया तो राहुल को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। इस वक्त 11 बज रहे थे जब इसकी गर्दन में फंदा डालकर लीवर को खींचा गया तो नीचे से तख्ता अपनी जगह से ना हिला। ऐसे लग रहा था जैसे तख्ता राहुल के पांव के साथ चिपक गया है। जलाद ने बड़ी कोशिश की लेकिन कामयाबी ना मिली। वो मुसलसल दुहाइयां दे रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन काफी कोशिश के बाद हम इसे फांसी देने में कामयाब हो ही गए। मरने से पहले इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि इसकी आत्मा भटकती रहेगी जब तक अपना बदला ना ले ले। बाद में मालूम हुआ कि राहुल एक शख्स विजय का मुलाजिम था। विजय अपने एक दोस्त अजय के साथ मिलकर डाके डालता था और दोनों रकम बांटकर आधी आधी कर लेते थे। एक रात उन्होंने डाका डाला और खासी बड़ी रकम लूटी। घर वापस आकर जब वो रकम तकसीम कर रहे थे
तो इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। इस झगड़े में विजय अजय पर गालिब आया और इसने अजय पर फायर खोल दिया, जिससे अजय मौके पर हलाक हो गया। फायर की आवाज सुनकर राहुल ऊपर की मंजिल की तरफ लपका, जहां इसे फायर की आवाजें सुनाई दी थी। इतनी देर में विजय भी होश में आ चुका था। चनाचा जैसे ही इसने राहुल के ऊपर आने की आवाज सुनी तो वो एक भारी गुलदान उठाकर दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। जब राहुल अंदर दाखिल हुआ तो इसने राहुल के सर पर पीछे से एक जोरदार गुलदान का वार किया। राहुल फौरन ही बेहोश हो गया। विजय ने राहुल के हाथ में अपना पिस्तौल थमा दिया और पुलिस को फोन कर दिया। चनाचा पुलिस राहुल को गिरफ्तार करके ले गई। बाद में अजय शहर से बाहर चला गया। अब तक इसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन जब हमें इस हकीकत का पता चला उस वक्त तक अजय गायब हो चुका था और राहुल को फांसी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर दीपक राज ने तफसीलन इंस्पेक्टर मोहन दास को बताया। तो फिर अब राहुल की आत्मा का क्या इलाज किया जाए? वो तो इस कमरे में रहने वाले हर शख्स को हलाक कर डालती है। इंस्पेक्टर मोहन दास ने पूछा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि अजय को गिरफ्तार किया जाए, इसे फांसी दी जाए। शायद इसकी वजह से राहुल की आत्मा मजीद कत्ल करने से बच जाए। इंस्पेक्टर दीपक राज ने कहा। हाँ, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर मोहन दास ने कुछ सोचते हुए कहा। अगले ही रोज इसने अजय की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी। थाने के तमाम मुलाजमों को भारी रकम देने का लालच दिया गया। एक दफा शहर में बैंक डकैती की वारदात हुई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और डाकुओं से मुकाबला शुरू हो गया। 3 डाकू मारे गए और 2 डाकू जिंदा पकड़े गए। इन जिंदा पकड़े जाने वाले डाकुओं में अजय भी था। इंस्पेक्टर मोहन दास ने कुछ सोचकर अजय को कमरा नंबर 302 में बंद कर दिया। इस रात जेल में कुछ मामूल से ज्यादा खामोशी छाई हुई थी। इंस्पेक्टर मोहन दास भी अपने कमरे में चुकन्ना बैठा हुआ था। 11 बजे के करीब इसके कानों में फिर वही आवाजें पड़ी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खौफनाक आवाजें आ रही थी। इंस्पेक्टर मोहन दास को खून अपनी रगों में जमता हुआ महसूस होने लगा। बड़ी हिम्मत करके वो अपने कमरे से बाहर निकला और कमरा नंबर 302 की तरफ लपका। आगे जो इसने मंजर देखा वो इसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। इसने देखा कि अजय के गले में फंदा पड़ा हुआ है और वो फांसी के तख्ते की तरफ घसीटता हुआ जा रहा है। अजय बुरी तरह चीख रहा था। फंदे की रस्सी किसी ने दीदा हाथ में थी जो नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ राहुल की आवाज आ रही थी कि तूने मुझे बेकसूर मरवाया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना कर सका। तूने मुझे क्यों मरवाया? अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो अजय को फांसी के गार्ड के तख्ते पर ले गया और अजय को फांसी गार्ड पर लटका दिया। अजय को चंद झटके लगे और इसकी रूह इसके जिस्म से परवाज कर गई। थोड़ी देर के बाद राहुल की आवाज उभरी। मैंने अपना इंतकाम ले लिया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। इसके साथ ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका इंस्पेक्टर मोहन दास से टकराया। राहुल अपना इंतकाम लेकर जा चुका था। उसके बाद कमरा नंबर 302 में कोई वाकया पेश न आया। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।